हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं बहुत दिनों बाद। आज से वीडियो लगभग कंटिन्यूस आएगी। आप प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम हर उस एग्ज़ाम में जिसमें हिस्ट्री आती है और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हड़प्पा सभ्यता का पार्ट पूछा जाता है, तो उस हड़प्पा से संबंधित ही क्वेश्चन आंसर हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि फाइनली हम इस वीडियो में आज हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो जो आपको क्वेश्चन आंसर पता हो, साथ में उत्तर भी जानते हैं आप, तो हमें इसमें क्वेश्चनों के साथ उत्तर लिखकर बता सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। रेडियो कार्बन ब्रैकेट में लिख रखा है C14 पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है। तो देखिए, रेडियो कार्बन C14 जो सिस्टम है उसके अनुसार सिंधु घाटी या सिंधु या सभ्यता जो है, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, इसका काल जो है वो 2400 से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या है? तो देखिए, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म जान लेना सबसे महत्वपूर्ण है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसकी फुल फॉर्म है। तो इसमें एनसीईआरटी जो है, मोस्टली एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं बच्चे। तो एनसीईआरटी के अनुसार जो नई बुक है उसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो काल दिया गया है, वो काल दिया गया है आपका 3300 से 1300 ईसा पूर्व। तो 3300 से 1300 ईसा पूर्व, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रारंभिक हड़प्पा काल का समय था। तो देखिए, प्रारंभिक हड़प्पा काल पूछा आपसे, और प्रारंभिक हड़प्पा काल का मतलब है कि जब हड़प्पा काल का स्टार्टिंग समय था उसको बताना है। तो हड़प्पा काल का स्टार्टिंग समय जो था ये आपका 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक था। कह सकते हैं कि 3300 से 2600 ईसा पूर्व था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी, ये सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मुख्य शहरी ब्रैकेट में लिख रखा है परिपक्व काल का समय था। ये हड़प्पा का ही काल पूछा है कि हड़प्पा काल का जो परिपक्व समय था, मतलब जिसमें वो फली फूली सबसे ज़्यादा, वो काल कौन सा था हड़प्पा सभ्यता का, ये आपसे पूछा है। तो उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2600 से 1900 ईसा पूर्व। तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल राइट आंसर है। अब उत्तर हड़प्पा काल, अगला क्वेश्चन है उत्तर हड़प्पा काल का समय था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता है, तो इसका उत्तर दीजिए। कह रहा उत्तर हड़प्पा काल का समय था, मतलब कहने का मतलब यह है कि जब हड़प्पा काल धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा था, वो समय काल पूछा कि हड़प्पा काल का अंतिम वो जो समय था, या जिसे उत्तर हड़प्पा काल कहा गया, वो क्या समय था हड़प्पा काल का? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी, 1900 से 1300 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 1900 से 1300 ईसा पूर्व। देखिए, अभी हमने जो 3 क्वेश्चन पढ़े उसमें हमने पढ़ा कि एक तो पूर्व हड़प्पा काल, एक परिपक्व हड़प्पा काल, या जिसे पूर्व वाले को हम स्टार्टिंग कह देते हैं कि स्टार्टिंग हड़प्पा काल जो था उसका, और फिर परिपक्व जिसमें वो हड़प्पा काल सबसे ज़्यादा विकसित हुआ। उसके बाद उत्तर हड़प्पा काल जो वो पतन की तरफ धीरे धीरे पहुंचता गया। तो ये 3 हड़प्पा कालों के समय को हमने जाना कि वो कब से कब तक थे। तो हम बता सकते हैं स्टार्टिंग जो हड़प्पा काल का था वो तो 3300 से 2600 ईसा पूर्व माना गया। उसके बाद परिपक्व वाला काल जो था वो 2600 से 1900 माना गया, और उत्तर हड़प्पा काल का जो समय था वो आपका 1900 से 1300 ईसा पूर्व माना गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो आपका था 1900 से 1300 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कार्बन 14 पद्धति की खोज किसने की थी? देखिए, कार्बन 14 की खोज
बीएफ लीबी ने की थी, और बीएफ लीबी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएफ लीबी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, 1921 में किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में, और जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। मतलब जॉन मार्शल उस समय एएसआई के डायरेक्टर जनरल थे, या कह सकते हैं कि डायरेक्टर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिंधु सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? तो सिंधु सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर है, कांस्य युग। कांस्य युग, कांसा जो था तांबा और टीन, तांबा प्लस टीन, इन दोनों धातुओं से मिलकर ये बनता था, और हड़प्पा काल में इन्हीं दो धातुओं से मिलकर वस्तुओं का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया, इसीलिए इस सिंधु सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा किसने की? तो देखिए 1924 में 1921 में जब हड़प्पा सभ्यता की खोज कर ली गई थी दयाराम साहनी द्वारा, तो 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा जो की थी वो थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ही उस समय एएसआई के डायरेक्टर थे, या महानिदेशक कह लें। ये जॉन मार्शल ने ही 1921 में विश्व के सामने घोषित किया, या संसार के सामने, या भारत में रहते हुए बताया कि हड़प्पा, या जिसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता नाम की भी एक सभ्यता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिंधु सभ्यता का पूर्वी छोर कौन सा स्थल है? ये कहना चाहता है कि जो सिंधु सभ्यता था, ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका पूर्वी छोर जो था, उसका पूर्वी छोर का स्थल कौन सा था? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता को यदि हम 4 दिशाओं में बांट के देखें, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। तो ईस्ट मतलब पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम, नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण। कह रहा है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में से जो इसने ये बताना चाहा है, इस क्वेश्चन में इसने ये पूछा है कि जो पूर्वी साइड में जो स्थल पाया गया है वो कौन सा था? तो पूर्वी साइड में जो स्थल पाया गया वो था आलमगीरपुर, और ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी छोर कौन सा स्थल है? तो अब इसमें पश्चिमी छोर पूछ लिया है। तो देखिए पश्चिमी छोर का मतलब फिर वही, तो अभी मैंने बताया कि पूरब का भी हमने पढ़ा, तो पश्चिमी अगला क्वेश्चन आ गया कि सिंधु सभ्यता का पश्चिमी छोर कौन सा स्थल है? तो सिंधु सभ्यता में पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो पूरब में तो आलमगीरपुर था, और पश्चिम में आपका सुतका गैंडोर था, ये जो कि बलूचिस्तान में था। यही उत्तर है इसका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आपका ये बात हमने 2 देख लिया, हम यहीं तीसरा भी देख लेते हैं कि उत्तर में कौन सा है। तो उत्तर में इसका मांडा था, मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में था, और दक्षिण में इसमें आपका दक्षिण में आपका दैमाबाद था, ये दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में था। तो ये चारों हो गए। पूरब में आपका आलमगीरपुर, पश्चिम में आपका सुतका गैंडोर, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद। ये चारों स्थल चारों दिशाओं में अंतिम छोर पर थे। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर सी सुतका गैंडोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिंधु सभ्यता का उत्तरी छोर कौन सा था? तो इसका भी मैंने बताया आपको, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी छोर कौन सा स्थल है? तो ये भी अभी मैंने बताया आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दैमाबाद। नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा, परिपक्व अवस्था के कितने बड़े नगरों की पहचान की गई? तो मतलब परिपक्व जब अवस्था थी हड़प्पा सभ्यता की, तो उसमें कितने नगरों की वो की गई थी पहचान? तो ये 6 थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 6 उत्तर है। धोलावीरा को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2021। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी 2021 में धोलावीरा को, जो कि गुजरात में था, इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला ये रहा, स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में मिले? मतलब आज़ादी जब भारत को मिल गई तो उसके बाद भी हड़प्पा संस्कृति के स्थलों को खोजा गया, तो खोजा गया तो सबसे ज़्यादा जो स्थल पाए गए वो पाए गए थे गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? अब आपको सबसे बड़ा स्थल बताना है, और सबसे बड़ा स्थल वह है जो कि नगर नियोजन के लिए भी बहुत फेमस था। इतना फेमस था कि शायद आज की व्यवस्था और उस समय की व्यवस्था उस जगह पर देखने को मिलती थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो इसका उत्तर है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ये मोहनजोदड़ो ही है। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ये आई थिंक रिपीट हो गया दोबारा से, तो इसका उत्तर वही आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे था ऑप्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है वो अलग है। हाँ देखिए, हड़प्पा है यहाँ पे लोथल है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो है, यहाँ पे कालीबंगन है, यहाँ राखीगढ़ी है, यहाँ धोलावीरा है। मतलब आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका उत्तर बनेगा भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। और यहाँ पूछा था कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। यहाँ पर भारत लगा हुआ है, इस चीज़ का ये ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में ये पकड़ने वाली चीज़ है कि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान के जब आज़ाद नहीं हुआ था भारत, तो उस हिसाब से जब क्वेश्चन देखा गया, क्वेश्चन बनाया गया कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो जब भारत और पाकिस्तान के बिहाफ पर यह क्वेश्चन बनाया गया है, जहाँ पे पार्टिसिपेशन को नहीं दिखाया गया बिल्कुल भी, तो इसके अनुसार तो उत्तर मोहनजोदड़ो ही एक राइट होगा। ठीक है। और यदि हम सिर्फ ये बात करें कि भारत में, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है जिसको हम क्लियर कर रहे हैं, वो ये कह रहा है कि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो ये हरियाणा में था, जिसका नाम था राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर सी उत्तर है राखीगढ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख प्रसिद्ध जो बंदरगाह था वो आपका लोथल था, लोथल जो कि गुजरात में, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जुते हुए खेत और नक्काशीदारी ईंटों के प्रयोग के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं? तो जुते हुए खेत फेमस वही राजस्थान में आपको कालीबंगन मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए कालीबंगन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध महास्नानागार किससे संबंधित है? तो देखिए, पहले तो जान लो कि महास्नानागार क्या था। आज के बिहाफ पे हम ले महास्नानागार क्या था, तो महास्नानागार एक तरीके से स्विमिंग पूल था। हाँ, ये एक तरीके से स्विमिंग पूल था। इसके अंदर जाने के लिए और बाहर निकलने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, चारों तरफ कमरे होते थे। ज़्यादातर इसका प्रयोग पूजा या धार्मिक स्नान के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ये एक तरीके से उस टाइम पे आज के वर्तमान के स्विमिंग पूल की तरह था महान स्नानागार। तो इसमें आप क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध महास्नानागार किससे संबंधित है? तो ये आपका राजमहल से तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है। राजमहल से, अनाज से नहीं है, कार्यशाला से नहीं है, धार्मिक स्नान से है, क्योंकि यहाँ पे लोग धार्मिक त्योहारों पर स्नान भी किया करते थे। तो इसलिए उत्तर हो जाएगा धार्मिक स्नान। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है? तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो थीं, पहली बात, मोहरें जो बनी हैं वो ज़्यादातर सैलखड़ी नामक पत्थर से बनी हुई थी। सैलखड़ी नामक पत्थर से
ये मोहरें बनी होती थी मोस्टली। और ये जो मोहरें थी ये एक सींग वाला जो पशु होता था इसकी आकृति सबसे ज़्यादा मिली है यहाँ पर इन मोहरों पर। तो सी उत्तर इसका राइट आंसर है। और मोहरें कई प्रकार की मिली हैं, देखने को मिली हैं। मोहरें आपको गोल भी मिली हैं, चौकोर भी मिली हैं, ठीक है। ये इस टाइप की मोहरें भी मिली हैं। और ये ज़्यादातर मोहरें व्यापार के लिए ज़्यादातर प्रयोग में लाई जाती थी। बाकी ध्यान रहे कि हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिला है, तो ये आपको एक सींग वाला पशु उत्तर जो लिखा है यहाँ पे यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार किस आकार की मोहर में अंकित है, तो ये आपका आयताकार की मोहर में अंकित है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर है आयताकार। हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार किस आकार की मोहर में अंकित है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर है आयताकार। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा आयताकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मन के बनाने का कारखाना किस स्थल से मिलता है, तो ये आपका सिंपल सा ये जो आपका जहाँ पे वो था क्या कहते हैं आपका डॉकयार्ड, लोथल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी में देखा गया है कि जहाँ लोथल लिखा हुआ है तो लोथल ही इसका राइट आंसर है, क्योंकि लोथल में भी मन के बनाने के कारखाने खूब अत्यधिक मात्रा में पाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा। सिंधु लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी, तो ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, इसकी लिपि के भी बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो जिस लिपि का प्रयोग करते थे, पहली बात तो वो चित्रात्मक थी। चित्रात्मक मतलब चित्र सबसे ज़्यादा मिले हैं, चित्र मिले हैं, चित्रात्मक थी। और इन चित्रों की संख्या मानी गई है कि 375 से लेके 400 के बीच चित्र मिले हैं। इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, इस लिपि को कोई आज तक पढ़ भी नहीं पाया है, इसको कोई आज तक पढ़ भी नहीं पाया। पहला तो ये हो गया, ये चित्रात्मक लिपि थी, 375 से 400 के बीच इसमें चित्र मिले हैं, इसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। सबसे बड़ी बात कि इस लिपि को देखा जाए तो ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कहाँ से? दाएं से बाएं। कह सकते हैं जैसे उर्दू लिखी जाती है वर्तमान में या उर्दू लिखते हैं, ठीक उसी टाइप से सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भी लिखी जाती थी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिंधु लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी, तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर हो जाएगा दाएं से बाएं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे रहा। सिंधु लिपि की पहली पंक्ति किस दिशा में लिखी जाती थी, तो पहली लिपि भी दाएं से बाएं में ही लिखी जाती थी, ऑप्शन नंबर ए उत्तर है इसका। अगला क्वेश्चन, लेखन कला की उन्नत प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन थी, तो लेखन कला तो मेसोपोटामिया में सबसे ज़्यादा विकसित हुई थी, तो लेखन कला मेसोपोटामिया इसका उत्तर है। देखिए अब ये मेसोपोटामिया क्यों आया, मेसोपोटामिया इसलिए आया क्योंकि लेखन कला को सबसे पहले विकसित किया मेसोपोटामिया ने। मेसोपोटामिया से हमारे यहाँ व्यापार होता था हड़प्पा सभ्यता का, इसीलिए ये क्वेश्चन भी बनता है कि लेखन कला की जो उन्नत प्रणाली थी वो कहाँ विकसित हुई। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर मेसोपोटामिया होना चाहिए था। चलिए लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे सिंधु घाटी लिखा है, वो ऑप्शन में इसलिए लिखा है उत्तर में क्योंकि इसका उत्तर यहाँ पे सिंधु घाटी इसलिए लिखा गया है, इसका भी जान ले क्योंकि इसने बोला कि उन्नत जब यहाँ शब्द लिख दिया है तो इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर चेंज हो जाता है। क्या बनता है, कहता है कि लेखन कला की उन्नत प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी, तो ये कहना चाह रहा है कि अच्छे तरीके से जो लिखा गया, वो जो लिखने की कला सबसे अच्छी विकसित हुई तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही विकसित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेसोपोटामिया नहीं होगा। लेकिन यदि क्वेश्चन ये आता है कि लेखन कला सबसे पहले कहाँ विकसित हुई तो उसका उत्तर मेसोपोटामिया होगा। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो कह रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्नत प्रणाली लेखन की जो विकसित हुई थी वो सिंधु सभ्यता में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगर निर्माण में किस पद्धति को अपनाया,
तो ये ग्रिड पद्धति अपनाई थी, ये ग्रिड पद्धति। ऑप्शन नंबर बी उत्तर है इसका, ग्रिड पद्धति। देखिए हड़प्पा सभ्यता, ये जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इस सभ्यता में सबसे ज़्यादा किसी लिए जानी जाती है, तो इसकी मुख्य व्यवस्था नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती है, सबसे ज़्यादा नगर नियोजन। क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता को भी देखें सिंधु घाटी की सभ्यता से तुलना करते हुए, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी इतने अच्छे घर और नगर नियोजन की व्यवस्था नहीं मिली थी जितनी कि सिंधु घाटी सभ्यता में थी। मैं कह रहा हूँ कि वर्तमान की जो हमारी नगर नियोजन व्यवस्था है, ये उस समय पे सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती थी, जब सिंधु घाटी सभ्यता प्रचलित थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगर निर्माण में किस पद्धति को अपनाया था, तो एक ग्रिड पद्धति को अपनाया था, तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर है। घरों के दरवाजे सामान्यतः किस ओर खुलते थे, ये भी क्वेश्चन बनता है कि घरों के दरवाजे किस ओर खुलते थे। कभी कभी देखा गया किसी किसी अलग अलग जगह पे कि ये मुख्य मार्ग की ओर नहीं खुलते थे, बिल्कुल भी इधर खुलते थे पूछा है। तो जब ये सड़क की ओर खुलते थे ठीक है, पिछवाड़े की ओर खुलते थे ठीक है, नदी की ओर इसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुख्य मार्ग की ओर नहीं खुलते थे, बाकी सभी जगह खुलते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल थी, तो गेहूं और जौ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए उत्तर है, गेहूं और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिंधुवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, शहद का, ये शहद का प्रयोग करते थे, शहद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिट्टी से बने, हाँ मिट्टी से बने हल, तो ये बनावली से मिला है, और बनावली कहाँ है, बनावली हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चावल के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है, चावल के प्रयोग का साक्ष्य रंगपुर से मिला है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर इसका, बी रंगपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, कपास के प्रयोग का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शवदाह के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिला था कि वहाँ पे सबको दफनाते भी थे और सबको जलाते भी थे और सबको खुला भी छोड़ देते थे, ताकि कील, ये जो चील वगैरह होती हैं, पक्षी वगैरह होते हैं, ये उनको खा लें। तो तीनों तरीके की व्यवस्था मिली है, दफनाने की भी मिली है, जलाने की भी मिली है, और खुला छोड़ के पक्षियों द्वारा खिलवाने की भी मिली है। तो यहाँ पूछा है कि शवदाह के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, सबको दफनाने के प्रमाण कहाँ से मिले, ये पूछ रहा है। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल, लोथल उत्तर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, अग्निकुंडों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अग्निकुंडों के अवशेष लोथल और ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, तो लोथल और कालीबंगा इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तर है, लोथल और कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था। देखिए सबसे बड़ी बात, सिंधु सभ्यता की जो ईंटें थीं, तो हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादातर जो ईंटें प्रयोग की गई हैं घरों को बनवाने के लिए, वो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। और जो ईंटें बनाई गई थीं, ये जो ईंटें बनाई गई थीं, ये जो ईंटें बनाई गई थी, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसे समझ सकते हैं, ये ईंटें थी 4:2:1 में। सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था, तो 4:2:1 में था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 4:2:1, जो कि पीछे से देखा जा सकता है। अब 4 कैसे, 4 इसकी ये वाली लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक की, या ऐसे कह सकते हैं ऐसे करके, ये वाली पूरी लंबाई ईंट के ऊपर की, ठीक है। 4 ये हो गई, देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, 4 ये वाली लंबाई हो गई, 4 ये वाली लंबाई हो गई, ठीक है। 2 ये वाली ऊंचाई हो गई यहाँ की,
ठीक, और एक इस साइड की, एक यहाँ से लेके यहाँ तक की। समझ पा रहे हैं? मतलब कहने का मतलब है 4, तो 4 अनुपात इधर का होगा लंबाई का, अब 1 अनुपात चौड़ाई का होगा, ऐसे का, ऐसे का, ये चौड़ाई का, और ऊंचाई का होगा 2। तो ये कहना मेरा मतलब है। तो 4, 4 अनुपात 2, 4 अनुपात 2 अनुपात 1। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो बताओ, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर है इसका, सी उत्तर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगन राजस्थान में, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राखीगढ़ी किस जिले में स्थित है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में था, और हरियाणा के किस में? हिसार में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दैमाबाद किस राज्य में स्थित है? तो अभी बताया मैंने ऊपर, मैंने प्रॉपर वे में ऐसे करके समझाया था। ईस्ट, पूरब, वेस्ट, पश्चिम, नॉर्थ, उत्तर, साउथ, दक्षिण। इधर आलमगीरपुर पूरब में, पश्चिम में सुतकागेंडोर, नॉर्थ में मतलब उत्तर में मांडा, और दक्षिण में दैमाबाद। तो पूछा दैमाबाद किस राज्य में स्थित है? तो ये जो दैमाबाद था ये महाराष्ट्र में था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, दैमाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सुतकागेंडोर कहाँ स्थित है? तो सुतकागेंडोर जो है वो आपके मकरान तट पर है। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर है इसका, मकरान तट। और मकरान तट कहाँ पड़ेगा? तो ये बलूचिस्तान में पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। बनावली किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर है इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, बी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सिंधु सभ्यता के लोग परिवहन हेतु किसका उपयोग करते थे? बताइए, बोलिए बोलिए। ऊँट गाड़ी नहीं, ऊँट गाड़ी नहीं, हाथी नहीं, घोड़ा नहीं, बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, बैलगाड़ी। मेलुहा शब्द का संबंध किससे माना जाता है? तो मेलुहा जो शब्द है ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में आ गया है कि मेलुहा ये शब्द किसको संबोधित करता है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लिए बोला गया एक शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन ये रहा। सिंधु सभ्यता का व्यापार किस देश से था? तो सिंधु सभ्यता का संबंध मेसोपोटामिया से था। ये बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि मेसोपोटामिया और हड़प्पा की जो मोहरें हैं वो एक जैसी मिली हैं, तो इसलिए मेसोपोटामिया का ये भी देखा जाता है कि व्यापार खूब अच्छा खासा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक पूजित देवी कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक मातृ देवी को पूजा जाता था। ऑप्शन नंबर सी उत्तर है इसका। पशुपति मोहर किस स्थल से प्राप्त हुई है? बताइए, पशुपति मोहर किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो पशुपति मोहर आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पशुपति मोहर के चारों ओर कौन से पशु अंकित है? चलिए इसको बताइए। पशुपति मोहर के चारों ओर कौन से पशु अंकित हैं? ऊंट नहीं था, ऊंट नहीं था, घोड़ा नहीं था, था ये हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा ये पशुपति मोहर के चारों ओर
पशु अंकित थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता की कांस्य नृत्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कांस्य नृत्य करती हुई मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन माना जाता है? तो स्वास्तिक चिन्ह आप जानते होंगे, स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है पूजा पाठ करते वक्त, तो ये स्वास्तिक चिन्ह जो है आपको सिंधु सभ्यता से ही मिला है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें सिंधु लिखा है, सिंधु सभ्यता इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर है सिंधु। चलिए, सिंधु नगरों में मंदिरों के अवशेष मिले हैं? बिल्कुल, मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। हाँ, नहीं मिले हैं, या तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर ही है, नहीं, सिंधु सभ्यता में नहीं मिले, नहीं उत्तर है इसका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए, सिंधु सभ्यता में सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग होता था, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सही। हाँ, सिंधु सभ्यता में सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग बहुत अच्छे से होता था, और ए इसका राइट आंसर है, ये बात सही है। सिंधुवासी मनोरंजन हेतु क्या करते थे? अब एंटरटेनमेंट में चाहिए ना सिंधुवासी लोगों को, तो वो क्या करते थे? शिकार भी करते थे, चौपड़ भी खेलते थे, मछली भी पकड़ते थे, उपरोक्त सभी। जब ये तीनों काम करते थे तो इसका मतलब उपरोक्त सभी उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सिंधु सभ्यता के लोग किस रंग के बर्तनों का प्रयोग करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो बर्तनों का प्रयोग करते थे, वो देखा गया है कि लाल रंग के बर्तन जिन पर काले रंग की डिजाइन होती थी, इसी का प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? कई बार एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, डीएसएसबी में क्वेश्चन पूछा गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा प्रचलन में नहीं था, तो लोहा इसका राइट आंसर है, और लोहा खोजा गया था बाद में वैदिक सभ्यता में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगन की विशेषता क्या थी? तो कालीबंगन की विशेषता, एक तो वहाँ अग्नि कुंड थे एवं जुते हुए खेत थे, और सबसे ज़्यादा ये फेमस जुते हुए खेतों के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख धार्मिक प्रतीक क्या माना जाता है? तो मातृ देवी एवं पशुपति यही माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। हाँ, सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख धार्मिक प्रतीक क्या माना जाता है, यह क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मातृ देवी को बहुत अत्यधिक मात्रा में पूजा करते थे, और पशुपति खासतौर से शिव की पूजा करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हड़प्पा संस्कृति में व्यापारी वर्ग का प्रमुख वाहन क्या था? तो ये था बैलगाड़ी। ऑप्शन नंबर बी उत्तर है, बी बैलगाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सिंधु सभ्यता में कृषि के लिए सबसे अधिक उपयोगी पशु कौन था? तो बैल इसका राइट आंसर है। बैल का वो ज़्यादा प्रयोग करते थे सिंधु सभ्यता में, तो बैल उत्तर है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता की देवी किसे मानते थे? तो ये मातृ देवी को ही मानते थे। ऑप्शन नंबर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए मातृ देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। सिंधु सभ्यता में शिव पूजा के प्रमाण मिलते हैं? बिल्कुल ठीक है, शिव की पूजा के प्रमाण बिल्कुल मिले हैं। हाँ उत्तर होना चाहिए इसका। ऑप्शन नंबर ए उत्तर है, बिल्कुल ठीक। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर किस प्रकार के देवता को दर्शाती है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर किस प्रकार के देवता को दर्शाती है? तो ये आपका पशुओं के देवता को बताती है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, पशुओं के स्वामी है। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में जो प्राप्त पशुपति मोहर थी वो किस प्रकार के देवता को दर्शाती है? तो वो दर्शाती है, वो मोहर ये बताती है कि पशुओं के स्वामी हैं ये। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का प्रमुख आर्थिक आधार क्या था? तो आर्थिक आधार तो उनका कृषि था। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? एक तो कृषि और व्यापार, ये दोनों ही थे। तो
ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि एवं व्यापार। कृषि एवं व्यापार यही इसका राइट आंसर है। सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो वो कृषि और व्यापार करते थे। कृषि में आपने देखा ही है कि गेहूँ और जौ उगाते थे, व्यापार में वो मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की नगर योजना के लिए प्रसिद्ध हैं? सुनियोजित। मैंने बताया आपको अभी, नगर नियोजन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सुनियोजित आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सुनियोजित। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ ली गई? अभी बताया मैंने आपको, पढ़ी तो नहीं गई है। आंशिक रूप से पढ़ी गई? बिल्कुल नहीं। अपठित है, ये बात बिल्कुल सही है। संस्कृत में ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अपठित है। सिंधु सभ्यता की लिपि आज तक अपठित है, मतलब पढ़ी नहीं गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थे? ये बात बिल्कुल सही है, जल निकासी के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध थे, बिल्कुल सही बात है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, क्योंकि उन्होंने जल निकासी को बनाने के लिए उन्होंने नालियाँ बनाई, वो ढकी हुई बनाई, और ढकी हुई ऐसी बनाई कि उनके ऊपर ढक्कन होता था, और कहीं कहीं पर तो लक्कड़ की भी नालियाँ देखने को मिली हैं। नालियाँ ग्रिड पद्धति पर बनाई जाती थी, और नालियों को जो देखा गया है एक दूसरे से जुड़ते हुए, तो समकोण पर काटते हुए एक दूसरे को जुड़ती थी नालियाँ, जैसा कि वर्तमान में देखने को नालियाँ मिलती हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था सिंधु सभ्यता के लोग जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थे, बिल्कुल बात सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सही। ठीक, हड़प्पा स्थल किस जिले में स्थित है? तो हड़प्पा मोंटगोमरी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मोंटगोमरी। चलिए पाकिस्तान में है, इसका राइट आंसर है बी। मोहनजोदड़ो किस प्रांत में स्थित है? तो ये मोहनजोदड़ो सिंधु में है, जो कि यहाँ मिलेगा सिंध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस प्रांत में स्थित है? तो ये सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो अभी बताया मैंने कई बार, ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल किस जिले में स्थित है? तो लोथल, पहली बात तो लोथल है कहाँ? तो पहली बात तो लोथल जो है वो गुजरात में है, और ये कच्छ ज़िले में है। ऑप्शन नंबर, सॉरी कच्छ नहीं, अहमदाबाद ज़िले में है। हाँ, कच्छ ज़िले में नहीं है, अहमदाबाद ज़िले में है, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है। ठीक, और ये लोथल जो है, ये वही लोथल है जहाँ से डॉक यार्ड मिला। और डॉक यार्ड मतलब वही बंदरगाह। क्या? बंदरगाह। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक प्रचलित बंदरगाह था, जो कि लोथल में ही था। तो ये लोथल जो है किस ज़िले में है? तो ये गुजरात राज्य जो है उसका अहमदाबाद ज़िला है, उसमें ये लोथल स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, रोपड़ किस राज्य में स्थित है? तो रोपड़ पंजाब में है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर है इसका, ए। अगला क्वेश्चन, आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? तो अभी पढ़ाया मैंने अभी जस्ट कुछ समय पहले। तो ए उत्तर प्रदेश में ये स्थित है, और ये आलमगीरपुर गाज़ियाबाद के आसपास के हिंडन एरिया में पड़ता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन ये रहा, बनावली किस ज़िले में स्थित है? तो बनावली हरियाणा के हिसार में है। तो बनावली हिसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिसार कहाँ पर है? हरियाणा में है। ठीक है, बाकी कच्छ गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात में, मेरठ यूपी में है, लेकिन ये जो हिसार है यही इसका राइट आंसर है, और ये जो हिसार है ये हरियाणा में है। तो ध्यान रहे कि जो बनावली पूछा गया है कि बनावली किस ज़िले में स्थित है, तो बनावली जो है वो हिसार में, हिसार हरियाणा में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो रंगपुर आपका गुजरात में है, रंगपुर गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 78 क्वेश्चन का
78 क्वेश्चन में पूछा गया है रंगपुर किस राज्य में स्थित है। तो रंगपुर जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो 78 क्वेश्चन का उत्तर सी हो जाएगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन, सुरकोटड़ा कहाँ स्थित है। सुरकोटड़ा कहाँ स्थित है। तो ये कच्छ गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राखीगढ़ी किस जिले में स्थित है। तो राखीगढ़ी हरियाणा में ही है। ये हरियाणा कहाँ पे, हिसार में। और हरियाणा के हिसार में ही राखीगढ़ी भी है और बनावली भी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हिसार उत्तर है। 80 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है राखीगढ़ी किस 80 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है राखीगढ़ी किस जिले में स्थित है। तो राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो हिसार इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो धोलावीरा आपका गुजरात में है। तो गुजरात इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भगवानपुर किस राज्य में स्थित है। तो भगवानपुर भी हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा में है। देखो क्या क्या, राखीगढ़ी, बनावली और भगवानपुरा, ये भगवानपुरा, ये तीनों स्थित जो जगह हैं वो हरियाणा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो मांडा बताओ कहाँ पर है, बताओ। ये वही वाला स्थान है, उत्तरी वाला। चुनाव इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये देखा हमने अभी कि पूरब में तो आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम छोर था, और पश्चिम में सुत का गंडोर था जो कि बलूचिस्तान में था। उत्तर में जो था ये मांडा ही था। और यही पूछा कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। तो ये चिनाब नदी के किनारे स्थित था। और अब एक बार क्लियर दोबारा यहीं से कर देता हूँ इस मांडा को। देखो मांडा पहली बात तो जम्मू कश्मीर में था, और ये चिनाब नदी के किनारे स्थित था। तो क्वेश्चन है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रोजड़ी स्थल किस राज्य में स्थित है। तो रोजड़ी जो गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर है, बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मिथातल किस जिले में स्थित है। भिवानी में, और भिवानी कहाँ पर है, ये भी हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर है इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, इतने ही 85 क्वेश्चन ही थे आज की इस वीडियो में। बाकी देखिए लास्ट क्वेश्चन जो था ये था कि मिथातल किस जिले में स्थित है। तो मिथातल जो है ये भिवानी में है। भिवानी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है। आज की इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, लेकिन अंतिम में हम ये जो देख रहे हैं, ये आप इस पिक्चर को देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये हड़प्पा कालीन नगर है। नगरों में हम इम्पोर्टेंट नगर बता देते हैं आपको। जैसे एक क्वेश्चन कई बार पेपरों में आया है कि बताइए कि हड़प्पा सभ्यता की जो आकृति थी या उसका स्थल था या क्षेत्रफल था वो किस आकार का था। तो ये त्रिभुज आकार का था। किस आकार का, त्रिभुजा आकार का। अब कैसे कहेंगे त्रिभुजाकार का था। तो देखिए त्रिभुजाकार का था। देखिए तो इसको ऐसे करके देखेंगे तो ये बन रहा त्रिभुजाकार, ये रहा। ऊपर में मांडा जो कि उत्तर दिशा में माना गया अंतिम छोर, और पूरब में ये माना गया आलमगीरपुर, और दक्षिण में दैमाबाद, और पश्चिम में सुत का गंडोर। तो ये त्रिभुजाकार की आकृति बनाता है इस प्रकार की। ये ऐसे करके आकृति बनाता है। तो कई बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो क्षेत्रफल के हिसाब से देखा गया वो किस प्रकार का था। ये त्रिभुजाकार का था। तो ये ध्यान रखना। आगे देखिए, एक बार इसे भी देख लीजिएगा। ये इसको जो मैंने 4 स्थल बताए थे हड़प्पा सभ्यता के, अंतिम 4 स्थल दिशाओं के अनुसार। तो देखो ये एक बार इसे भी ध्यान से देख लीजिए। देखिए पूरब में जो है वो आलमगीरपुरा, ये हिंडन नदी के किनारे, और ये यूपी में है। कहाँ पे, यूपी में। ठीक, अगला पूरब के बाद पश्चिम में देखें तो पश्चिम में सुत का गंडोर है, और ये दासक नदी के किनारे है, और ये बलूचिस्तान में है। कहाँ पे, बलूचिस्तान में, ये बलूचिस्तान में है। उसके बाद अगर देखें हम उत्तर में तो ये उत्तर दिशा का अंतिम छोर है इसका, और अंतिम
छोर जो उत्तर दिशा में वो मांडा था, और मांडा जो है ये चिनाब नदी के किनारे था, और ये चिनाब नदी के किनारे जो मांडा जगह थी ये जम्मू कश्मीर में थी। ठीक, आगे देखें तो दक्षिण में ये दैमाबाद था, दक्षिण में ये दैमाबाद था, दैमाबाद महाराष्ट्र में था, और ये महाराष्ट्र में जो ये दैमाबाद था, ये दैमाबाद परवरा नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, देखिए ये मैंने बता दिए हैं, बाकी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी उसमें उसकी पूर्वी सीमा जो बनती थी वो आलमगीरपुर की थी, जो कि यूपी में था वो। उसके बाद पश्चिमी सीमा जो थी वो सूतका गेंडोर की थी, जो कि बलूचिस्तान में था वो। और उत्तरी सीमा जो थी वो मांडा की थी, जो कि जम्मू कश्मीर में था वो। और दक्षिणी सीमा जो थी वो दैमाबाद की थी, जो कि महाराष्ट्र में था वो। तो इस प्रकार ये आपने पढ़ा आज की इस वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, कमेंट में मैसेज छोड़ सकते हैं, हम उसको देखेंगे, पढ़ेंगे और आपको रिप्लाई करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।